अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक टर्म सीखना चाहते हैं जिसको हम इम्पीडियंस कहते हैं। इम्पीडियंस का मतलब क्या होता है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास अभी तक जो सर्किट्स हुआ करते थे, जिन सर्किट्स में हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हुआ करते थे, जैसे सिंपल सा एक, अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, तीसरा रेजिस्टर है और इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी R2, इसकी R3। फिर अगर आपको एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढनी हो इस सर्किट की, तो आप कैसे ढूंढते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस? इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? तो आप इसका नेट इफेक्ट इन सारे रेजिस्टेंसेस का ढूंढते हो और आप जानते हैं वो किसके बराबर आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी इसी तरह से इसमें रेजिस्टर्स होंगे, ये उनके सम के बराबर होता है। ठीक है ना? तो इससे ये पता चलता है कि जब हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में हो, पैरेलल्स में हो, तो हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब उनकी ढूंढ रहे होते हैं, सीरीज में वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप जानते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है। पैरेलल्स में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और इफेक्टिव का रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है। अगर हमने इनको पैरेलल्स में कनेक्ट किया होता तो हम इस एक्सप्रेशन से, इस रिलेशन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते। मगर होता क्या है कि हम ये और ये ऐसे इन चीजों को, इन रिलेशंस को हमने कैसे डिराइव किया है? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि देखिए, इस R1 को, इस R इफेक्टिव की इस रिलेशन को हमने इस तरह से डिराइव किया था कि हमने इस रजिस्टर के एंड पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, हमने लिखा इसमें से करंट है I। अगर याद हो आपको, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, तो हमने उस वक्त लिखा V1 इज इक्वल टू I R1। इसी तरह उस वक्त हमने लिखा V2 इज इक्वल टू I R2। फिर हमने लिखा V3 इज इक्वल टू I R3। फिर हमने कहा भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, जिसको जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिए लिखी है इस सर्किट में, तो वो अगर V है तो फिर हमने लिखा V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमें ये रिलेशन मिलती है। इसका मतलब जब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप मेजर करते हैं, आप ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, आप ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं। आपने इस रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए ओहम्स लॉ अप्लाई किया, then only you reach to this relation that R effective is R1 plus R2 plus R3। जब आप इस पर ओहम्स लॉ, इस पर ओहम्स लॉ, इस पर ओहम्स लॉ अप्लाई करते हो, ये देखिए V1 is equal to this, V2 is equal to V3 is equal to this, तो जब आप ये ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं, इट मींस कि ये एक ओहमिक कंडक्टर है, ये भी एक ओहमिक कंडक्टर है, ये भी एक ओहमिक कंडक्टर है। भाई ये ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, तभी तो आप इस पर ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब जो चीज ओहम्स लॉ ओबे नहीं करेगी, उस पर तो आप ओहम्स लॉ अप्लाई ही नहीं करोगे। ये ओहमिक रेजिस्टर्स हैं, इसलिए ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये ओहमिक कंडक्टर्स हैं, इसलिए ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, और इसीलिए आपको ये रिलेशन मिलती है। और इसीलिए आपको पैरेलल्स में भी वो रिलेशन मिलती है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। अगर आपके पास, अच्छा, ये ओहम्स लॉ ओबे होने का मतलब क्या है? हमने कैसे कह दिया ये ओहम्स लॉ ओबे कर रहा है, ये ओहम्स लॉ ओबे? इसका मतलब जो चीज ओहम्स लॉ ओबे कर रही है उसका मतलब क्या है कि अगर उसके V और I के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन, इस तरह से। यही तो हो गया ओहम्स लॉ ओबे करना। यहाँ हर पॉइंट पर V एंड I को आप देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कीजिए, करंट इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कीजिए, करंट डिक्रीज होगी। हो गया ओहम्स लॉ ओबे। यानी जो एक रिलेशन है V और I के दरमियान, जिसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो इसका मतलब ही है कि ओहम्स लॉ ओबे हो गया।
और वो हम इस रजिस्टर में देखते हैं। आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करिए, करंट जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कीजिए, करंट इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो गई, करंट मैक्सिमम हो गई, डायरेक्शन चेंज कीजिए तो करंट की भी डायरेक्शन चेंज हुई। तो इसका मतलब हर लिहाज से एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है बिटवीन वी एंड आई, इस R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी, इसलिए ये ओमिक रेजिस्टर्स है, ओमिक कंडक्टर्स है। अब जरा बताइए, अगर आपके पास इस R1 के बदले मान लीजिए एक इंडक्टर होता, ये, और यहां पर एक R होता। अब आपने एक AC सर्किट रखा, इस AC सर्किट में आपके पास एक इंडक्टर है L, जिसकी अपोजिशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो XL के बराबर है। ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R है। आपको मैं कह रहा हूं टोटल अपोजिशन बताइए, इफेक्टिव अपोजिशन बताइए इस सर्किट की, जैसे आपने यहां इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताया था। तो आप इफेक्टिव अपोजिशन को जब बात करेंगे तो आपने यहां पर क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये सीरीज में थे। तो क्या आप यहां पर लिख सकते हैं XL प्लस R, ये है जी इफेक्टिव। चलिए मैं उस इफेक्टिव का नाम रखता हूं Z, इफेक्टिव अपोजिशन। जैसे मैंने वहां पर लिखा था ना R इफेक्टिव, सिंबल दिया था R इफेक्टिव, यहां मैंने इस अपोजिशन का जो अपोजिशन है, शाबाश, इफेक्टिव अपोजिशन जो है उसका सिंबल मैंने क्या दे दिया, Z। तो ये मान लीजिए R इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस, मगर मैंने R इफेक्टिव के बदले क्या लिखा, Z। Z is the symbol of effective opposition in this circuit, suppose say 2 मिनट के लिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, Z is equal to XL plus R, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो अब आप कहेंगे हाँ जी आपने तो पहले ही लिखा था ना, R इफेक्टिव किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर यहाँ पर तीन चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स है XL, एक की अपोजिशन, एक की रेजिस्टेंस, एक की अपोजिशन है XL, दूसरे की अपोजिशन है R। तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 के बदले XL प्लस R, लिखा आपने XL प्लस R। तो मैं आपसे कहूंगा ये तो मैं तभी लिख पाया था जब ये तीनों ओहमिक कंडक्टर्स थे, जब ये तीनों ओहम्स लॉ ओबे कर रहे थे। तो ये तो ओहम्स लॉ ओबे ही नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे कैसे नहीं कर रहा, तो उसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि आपने देखा कि इस इंडक्टर में, पिछले वीडियोस को देखिए, जो इससे पहले दे दिया था, इससे पहले जो 2 वीडियोस दिए हैं उनमें ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि एक इंडक्टर में वोल्टेज और करंट एक फेज में नहीं होते, यानी जिस टाइम में वोल्टेज मैक्सिमम होगी करंट उस टाइम में मैक्सिमम नहीं होती, जिस टाइम में वोल्टेज मिनिमम होती है करंट उस टाइम में मिनिमम नहीं होती, बल्कि डायरेक्शन भी एक टाइम पर चेंज नहीं होती है करंट की और वोल्टेज की। तो जब आप ओहम्स लॉ देखते हैं उसमें आप देखते हैं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V एंड I। तो इसमें तो V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही नहीं है, V तो मैक्सिमम है लेकिन करंट मैक्सिमम नहीं। ग्राफ तो आपने देख लिया प्लॉट करके वो कैसे आ गया, ये इस तरह से। अगर ये ग्राफ है सॉलिड ग्राफ वोल्टेज का, तो आपने करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से देखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम, यानी इस टाइम पर क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम, डॉटेड लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो करंट इसमें से क्या है, मिनिमम। इसमें से जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम, फिर वोल्टेज यहाँ पर मिनिमम, करंट वहां पर इसी टाइम पर मैक्सिमम। तो आपने कहा देयर इज अ फेज डिफरेंस, बल्कि आपने इस तरह से इक्वेशंस भी लिखी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 and I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट के दरमियान यहाँ पर फेज डिफरेंस का एंगल है पाई बाई 2। अगर मैं इस पाई बाई 2 को रिप्लेस करूँ, मिटाऊँ, रब करूँ और इसके बदले फाई लिखूँ, क्योंकि हमेशा ही 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कोई भी फेज डिफरेंस होगा तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई। और कोई लिखना चाहे पाई बाई 2 तो वो इसका मतलब कि उसने फेज डिफरेंस मान लिया कि पाई बाई 2 है। यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को देख सकते हैं आप, जब यहाँ पर एंगल ओमेगा टी बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है ओमेगा टी प्लस फाई। इन रिलेशंस को देखकर मैं पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ वोल्टेज लीड्स द करंट, यहाँ वोल्टेज आगे है करंट से, क्योंकि वोल्टेज में आप एंगल देखिए ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या ओमेगा टी प्लस फाई, और करंट में उस वक्त एंगल देखिए ओमेगा टी।
तो क्या आप यहाँ कह सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ V और I के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा? वो तो तब होता है जब एक ओहमिक कंडक्टर होता है, उसमें वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो करंट भी इंक्रीज हो गई, वोल्टेज मैक्सिमम पहुंच गई, करंट भी मैक्सिमम। इधर तो अभी आपने ग्राफ में देखा जब वोल्टेज मैक्सिमम थी करंट मैक्सिमम नहीं थी। तो ये नॉन ओमिक है भाई, इट इज नॉट एन ओमिक कंडक्टर। इसी तरह कैपेसिटर में भी आपने फेज डिफरेंस देखा, आपने वहां देखा कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, करंट लीड इज द वोल्टेज। वहां इसका उल्टा होता है, वहां करंट आगे वोल्टेज पीछे, वो भी नॉन ओमिक। भाई जब ये दोनों नॉन ओमिक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एक ओमिक कंडक्टर R रखा हुआ है, एक नॉन ओमिक कंडक्टर XL रखा हुआ है, अगर मैं इफेक्टिव अपोजिशन निकालने जा रहा हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इफेक्टिव अपोजिशन इज XL प्लस R? क्या मैं इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ कि R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3? मैं ये हरगिज हरगिज यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तो मैं तब कर रहा था जब ये तीन ओमिक कंडक्टर्स थे, तो एक नॉन ओमिक है एक ओमिक है, तो ये रिलेशन नहीं चलेगी यहाँ पर, इसको नहीं लिखा जा सकता। आर इफेक्टिव के बदले मैंने Z लिखा, चलो ये तो सिंबल है, लेकिन यहाँ R1 के बदले क्या है XL, और यहाँ R2 के बदले क्या है R, तो क्या मैं लिख सकता हूँ XL प्लस R? नो, वी कैन राइट दिस ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर ओमिक। So how can we find out the effective resistance or effective opposition in this case? सबसे पहले इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, एक इफेक्टिव अपोजिशन। देखिए इसकी अपोजिशन को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंबल XL। अगर कैपेसिटर होता तो उसकी अपोजिशन को क्या कहते हैं, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड सिंबल इज XC। नाउ दिस XL किसके बराबर है? ये XL है 2L ओमेगा या फिर 2 पाई न्यू। तो आप जानते हैं ये XL किसके बराबर है? शाबाश, XL इज L ओमेगा और 2 पाई न्यू। XC अगर इधर कैपेसिटर होता तो वो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता? 1 अपॉन C ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू C। ये सब आप जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा हुआ है, पिछले वाले एक दो वीडियोस में ये आ गया था। शाबाश, ये क्या है अब? इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। ये क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। आर क्या है? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द रेजिस्टर। तो क्या मैं इन दोनों अपोजिशंस को ऐड करके टोटल अपोजिशन बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये एक ओमिक है एक नॉन ओमिक है। इस टोटल अपोजिशन जो इस तरीके के सर्किट में ऑफर होती हैं, जिसमें एक इंडक्टर हो एक कैपेसिटर हो, दोनों में से एक हो या दोनों ही हो, अगर ऐसे कोई सर्किट्स आपके हो और उन सर्किट्स में जो अपोजिशन इफेक्टिव अपोजिशन होती हैं offered to the flow of current by this circuit, the effective opposition, the net opposition offered by this circuit to the flow of current, that is called impedance। ये impedance। तो पहले impedance बताइए क्या होता है? भाई impedance होता है, शाबाश, by definition आप impedance लिख सकते हैं, the effective opposition offered by the series combination of an inductance, a capacitance and a resistance or any two of them is called the impedance of the circuit। मैं मेरे ख्याल से यहाँ पर लिख सकता हूँ ताकि आप कॉपी करें। The opposition offered to the flow of current। ये आ रहा है वीडियो में यार? नहीं, मैं खुद ही लिख रहा हूँ ऐसे ही, पता नहीं किसके लिए कहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा आ रहा है। मैं अगर इसको सीधा करूँ, कोशिश करता हूँ सीधा करने की।
अब मेरे घर का सारा सामान दिखेगा वीडियो में ही। चलो चलो ठीक है, तेरा तो है ही अभी भी। चलो इतना तो आपको कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता इसका। शाबाश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द अपोजिशन offered to the flow of current by a series circuit containing an inductance, an inductor, a capacitor, and a resistor, or any of the two, components is called impedance of that circuit. तब हम इसको उस सर्किट की क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। जो अपोजिशन ऑफर होती है ऐसे सर्किट्स की वजह से, इफेक्टिव अपोजिशन, तो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर द इफेक्टिव अपोजिशन, मैंने खाली अपोजिशन लिखा, द इफेक्टिव अपोजिशन, यहाँ पर द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट by a series circuit containing an inductor, a capacitor, and a resistor, or any of the two components is called impedance of that circuit. आपने इसको कॉपी किया होगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे सर्किट्स हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि एक इंडक्टर हो और एक रेजिस्टर हो, फिर इसको एसी के साथ हमने कनेक्ट किया हो, तो इसको हम एल सिंबल देते हैं इंडक्टर को, इसको आर देते हैं, तो इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। तो जब मैं लिखता हूं इसको एल आर सर्किट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें क्या है, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, और इसकी जो इफेक्टिव अपोजिशन होगी, अब इसमें एक ओमिक कंडक्टर है और एक नॉन ओमिक है, इसमें जो अब इफेक्टिव अपोजिशन होगी, ये सर्किट जितनी इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर करेगा, उस इफेक्टिव अपोजिशन को हम Z से डिनोट करेंगे, यानी R इफेक्टिव नहीं लिखेंगे, Z लिखेंगे उसके बदले, और इस Z को हम नाम देंगे इम्पीडेंस। लेकिन है तो ये अपोजिशन ही, इसका भी यूनिट ओहम्स में ही होगा, इसका ऐसा यूनिट जो है वो ओहम्स ही होगा। इसी तरह से एक सर्किट में हो सकता है इसके बदले एक कैपेसिटर, इस इंडक्टर के बदले, और एक रेजिस्टर फिर से। तो आप इस सर्किट को क्या नाम देंगे, आप इस सर्किट को आरसी सर्किट कहेंगे, दिस इज आरसी सर्किट, आर इसका सिंबल और कैपेसिटर का सी, तो आरसी, सी आर नहीं कहेंगे, आरसी सर्किट यूजुअली हम इसको नाम दे देते हैं। इसकी जो अपोजिशन होगी, इफेक्टिव अपोजिशन, इसको भी हम इम्पीडेंस कहेंगे, तो यहां हम कहेंगे इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, यहां हम कहेंगे इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। अगर तीनों चीजें हो सकता है कि तीनों हो, और तीनों अगर मौजूद हो तो हम इस तरह से कहेंगे, ये एक इंडक्टेंस है, फिर एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है। अब हमने इन तीनों को एक एसी के साथ कनेक्ट किया, ये
दिस इज एल, इसका सिंबल सी, इसका आर, तो इसको हम एल सी आर सर्किट कहेंगे, एल सी आर। इसकी भी जो टोटल अपोजिशन होगी, इफेक्टिव अपोजिशन होगी, उसको हम Z से डिनोट करेंगे, यानी उसको भी हम इम्पीडेंस कहेंगे। ठीक है, हो गए 3। अब चौथा भी हो सकता है, जरा बताइए कौन सा? ये क्या है? एल आर। ये क्या है? आर सी। तो एल सी भी हो सकता है, एक स्पेशल टाइप होता है। तो ये एल है, और ये इसका बड़ा एप्लीकेशन है, एल सी ऑसिलेशंस करके हम इससे ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज एल, दिस इज सी, तो इस सर्किट को हम एल सी सर्किट कहते हैं। तो इसकी भी अपोजिशन आ सकती है, और एल सी सर्किट जो है इसका हो सकता है। तो 4 सर्किट्स हमारे हो सकते हैं, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर दोनों और रेजिस्टर या तो तीनों हो, या फिर 3 में से 2 हो। तो अगर 3 में से 2 भी होते हैं तो उसमें एक होता है ओमिक, दूसरा नॉन ओमिक, या एक ओमिक दूसरा नॉन ओमिक, या फिर दोनों ही नॉन ओमिक। और जब हम इन सर्किट्स की इफेक्टिव अपोजिशन निकालते हैं, उसको ही हम इम्पीडेंस कहते हैं। चलिए दिखाते हैं कि कैसे हम इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट निकालेंगे, या फिर मैं दूसरे वीडियो में कहूँ तो ये मेरे ख्याल से दूसरे वीडियो में वो करता हूँ, इसके साथ ही दूसरा वीडियो।